गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में अपन कुछ शेष बचे आवश्यक पोषक तत्व जो हैं पादप के, उनके कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना पोषक तत्व है उसको स्टार्ट करते हैं अपन क्लोरीन के साथ। टॉपिक जो अपना है आज का वो है बच्चों क्लोरीन के कार्य। देखो बच्चों, क्लोरीन के कार्य के बारे में अपने को डिस्कस करना है आज। और हम क्लोरीन के कार्य के बारे में बात करें कि ये पादपों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखो बच्चों, पौधे के अंदर एंजाइम की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को उत्तेजित करने का काम क्लोरीन का होता है। सबसे पहला जो इसका काम होता है वो होता है पौधों में एंजाइम की क्रिया को उत्तेजित करना। पौधे के अंदर जो एंजाइम की प्रक्रिया होती है, एंजाइमों के द्वारा जो कार्य होते हैं उन कार्यों को उत्तेजित करने का काम क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के जो उपापचय की क्रिया होती है उस कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की क्रिया को भी क्लोरीन प्रभावित करता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की क्रिया को प्रभावित करता है। क्लोरीन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की प्रक्रिया होती है। उपापचय के अंदर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रस आकर्षण को बढ़ाने का काम भी क्लोरीन का होता है। रस आकर्षण को बढ़ाने का काम भी करता है। रस आकर्षण जो होता है उस रस आकर्षण के काम को बढ़ाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पर्णहरित की रचना में भी ये सहायता देता है। पर्णहरित जो होता है उस पर्णहरित के निर्माण में, पर्णहरित की जो रचना होती है उस रचना में सहायता करता है। पर्णहरित के निर्माण अर्थात उसकी जो रचना होती है उसमें भी क्लोरीन जो तत्व होता है वो सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा बच्चों, पौधों में पानी को रोकने की जो क्षमता होती है, पौधों में पानी की रोकने की क्षमता जो होती है वो क्लोरीन के द्वारा ही होती है। अर्थात पौधों की पत्तियों में पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। पौधों के अंदर जो पानी होता है उस पानी को पत्तियों में रोकने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को बढ़ाने का जो काम होता है वो आपके क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पोषक तत्व की यदि हम बात करते हैं तो उसका नाम है कोबाल्ट। तो अपन अब देखते हैं ये पादप के अंदर जो कोबाल्ट होता है उस कोबाल्ट का क्या कार्य होता है। अपन ने अभी क्लोरीन के कार्य की चर्चा की है, अब हम कोबाल्ट के कार्य के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो बच्चों, जो कोबाल्ट होता है ये पादप के अंदर जो राइजोबियम जो होता है, सहजीवी बैक्टीरिया, उसके द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है दलहनी फसलों के अंदर, दलहनी फसलों में जो राइजोबियम के द्वारा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है उस प्रक्रिया में यह सहायता करने का काम करता है। अर्थात इसके द्वारा जो राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें वृद्धि होती है। तो अपन नोट करते हैं कि इसके द्वारा राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता होती है। अर्थात ये क्या करता है,
दलहनी फसलें जो होती हैं उन दलहनी फसलों के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है राइजोबियम के द्वारा, उसके अंदर सहायता करने का जो काम होता है वो कोबाल्ट का होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये विटामिन B12 जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक है के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, अर्थात विटामिन जो B12 होता है उसका संश्लेषण कोबाल्ट के द्वारा ही होता है और विटामिन B12 जो होता है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायता करता है। विटामिन B12 का जो संश्लेषण होता है उस B12 के संश्लेषण में सहायता करता है। यह विटामिन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। यह जो विटामिन होता है वो विटामिन हीमोग्लोबिन के जो निर्माण होता है उसमें सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा बच्चों पादप के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसी के साथ जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, इन दोनों प्रक्रियाओं को बढ़ाने का जो काम होता है वो भी कोबाल्ट का ही होता है। अर्थात कोबाल्ट पादप की जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, साथ ही में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उन दोनों ही प्रक्रियाओं को बढ़ाने का काम कोबाल्ट का होता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप जानते हैं। और वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में जल का जो निष्कासन होता है उस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए जो कोबाल्ट होता है वो उत्तरदायी होता है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया व वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। पादप में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, दोनों ही क्रियाओं के लिए जो कोबाल्ट होता है वह आवश्यक होता है, उत्तरदायी होता है। आगे अगर हम बात करें तो देखो पादपों के अंदर जो ऑर्जिनेज होता है, लेसिटिनेज होता है, आदि एंजाइमों को सक्रिय करने का काम भी कोबाल्ट का ही होता है। पादपों में ऑर्जिनेज, पादपों के अंदर जो ऑर्जिनेज होता है, इसके अलावा लेसिथ्रिनेज होता है, लेसिथ्रिनेज आदि एंजाइमों को सक्रिय करने का काम क्लोरीन के द्वारा ही होता है। सॉरी, क्लोरीन नहीं, कोबाल्ट के द्वारा होता है। कोबाल्ट के द्वारा ऑर्जिनेज एंजाइम है, लेसिथ्रिनेज जो एंजाइम होता है पादपों के अंदर, उन एंजाइमों को सक्रिय करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। इन दो पोषक तत्वों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। इससे आगे अपन देखते हैं तीसरे पोषक तत्व के बारे में, और तीसरा जो पोषक तत्व है उसका नाम है वेनेडियम। तो अपने को अब देखना है कि पादप के अंदर जो वेनेडियम होता है उसके द्वारा क्या क्या कार्य संपादित किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेनेडियम के कार्य। वेनेडियम के कार्य
देखो बच्चों, वेनेडियम जो होता है उसके कार्य की यदि हम बात करें तो पादप के अंदर जो वेनेडियम होता है वो पत्तियों के लिए विशेष रूप से जो आपके हरी एल्गी होती हैं उन हरी एल्गी के लिए आवश्यक होता है। लेकिन यदि हम बात करें तो उच्च कुल के जो हरे पादप होते हैं, बड़े जो पादप होते हैं, उन पादपों के अंदर वेनेडियम का कोई कार्य नहीं होता है। हरी एल्गी जो होती है, निम्न कुल के जो पादप होते हैं उसके लिए वेनेडियम आवश्यक होता है, लेकिन उच्च कुल के पादपों के लिए कोई आवश्यक नहीं होता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि हरी एल्गी के लिए यह आवश्यक होता है, लेकिन उच्च कुल के पादपों के लिए इसका कोई कार्य नहीं होता है। उच्च कुल के जो पादप होते हैं उन पादपों के लिए इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, लेकिन जो निम्न कुल के पादप होते हैं जैसे हरी एल्गी है उनके लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वेनेडियम जो होता है वो कुछ एक निश्चित सीमा तक एजोटोबैक्टर जो होता है उस एजोटोबैक्टर के लिए पोषण का कार्य करता है। अर्थात केवल एजोटोबैक्टर जो है उसके सीमित मात्रा के लिए सीमित मात्रा में उसे पोषण प्रदान करने का काम करता है। यह एजोटोबैक्टर को कुछ सीमा तक पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अर्थात ये क्या करता है, ये कुछ सीमा तक आपके जो एजोटोबैक्टर होता है उस एजोटोबैक्टर को कुछ सीमा तक पोषण प्रदान करने का काम कर देता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पादपों के अंदर उच्च कुल के जो पादप हैं उन उच्च कुल के पादपों के अंदर वेनेडियम का कोई विशेष जो कार्य होता है वो अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है। अर्थात वेनेडियम उच्च पादपों के अंदर किस काम में आता है इसके बारे में कोई विशेष जानकारी अभी नहीं है। तो अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि उच्च कुल के पादपों में वेनेडियम का कार्य अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अर्थात अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ है कि वेनेडियम जो होता है वो उच्च कुल के पादपों के अंदर क्या कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पोषक तत्व की। तो देखो बच्चों, अगला जो पोषक तत्व है उसका नाम है सोडियम। अर्थात सोडियम के कार्य के बारे में अपने को देखना है। सोडियम का कार्य क्या क्या होता है, पादप में ये किस किस रूप में काम में आते हैं, उसके बारे में यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, ये जो सोडियम होता है ये चुकंदर के अंदर सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर देता है। अर्थात पादप के अंदर जो आपके क्या होता है, चुकंदर का जो पादप होता है उसमें यदि सोडियम मिल जाता है उसे, तो वो सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। अर्थात पानी कम होने की स्थिति में भी अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि चुकंदर में सोडियम सूखे के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर देता है। पादप के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो चुकंदर के पादप में विकसित होती है और किसके द्वारा होती है, सोडियम के द्वारा विकसित की जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो बच्चों, सोडियम पौधों के द्वारा
जल ग्रहण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। पादप जो जल ग्रहण करते हैं उस क्रिया के ऊपर सोडियम का प्रभाव होता है, उसको कम या ज़्यादा करने का जो काम होता है वो सोडियम पोषक तत्व का होता है। यह पौधों के द्वारा जल ग्रहण की क्रिया को प्रभावित करता है। पादप के अंदर जो जल ग्रहण की प्रक्रिया होती है उस जल ग्रहण की प्रक्रिया को जो सोडियम होता है वो प्रभावित करने का काम करता है, अर्थात उसको कम या ज़्यादा करने का जो काम होता है वो सोडियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा बच्चों जो सोडियम होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल के संश्लेषण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। पादप के अंदर जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उस ऑक्जेलिक अम्ल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। पादप में ऑक्जेलिक अम्ल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। यह पौधों में ऑक्सैलिक अम्ल के संचयन में उत्तरदायी होता है। अर्थात पादप के अंदर जो ऑक्जेलिक अम्ल का संश्लेषण होता है उस ऑक्जेलिक अम्ल के संश्लेषण के लिए सोडियम तत्व जो होता है वो उत्तरदायी होता है। यहाँ यदि हम बात करें तो स्टोमेटा के जो खोलने की प्रक्रिया होती है उस स्टोमेटा के खोलने की प्रक्रिया और नाइट्रोजन रिडक्टेज की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। अर्थात नाइट्रोजन रिडक्टेज की जो प्रक्रिया होती है और स्टोमेटा के खोलने की प्रक्रिया जो होती है इन दोनों ही प्रक्रियाओं को सोडियम नियंत्रित करता है। तो पहले अपन लिख देते हैं स्टोमेटा के खुलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। और इसी के साथ यदि हम बात करें तो यह पौधों में नाइट्रोजन रिडक्टेज की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पौधों के अंदर नाइट्रोजन रिडक्टेज की जो प्रक्रिया होती है उस नाइट्रोजन रिडक्टेज की प्रक्रिया को भी इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। फिर अपन इससे आगे देखते हैं अन्य पोषक तत्व क्या क्या कार्य करते हैं। अगला पोषक तत्व जिसके बारे में अपने को पढ़ना है वो है बच्चों सिलिकॉन। सिलिकॉन के कार्य के बारे में अपने को डिस्कस करना है। सिलिकॉन के कार्य की पादप के अंदर जो सिलिकॉन होता है वो क्या कार्य करता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पादप के अंदर जो सिलिकॉन होता है ये कोशिका भित्ति की संरचना में योगदान देता है। कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है एपिडर्मिस होती है उसके भी निर्माण में सहायता करता है। पहला कार्य है यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है। कोशिका भित्ति के निर्माण के अंदर ये सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके सिलिकॉन जो होता है ये प्रमुख रूप से एपिडर्मिस और वैस्कुलर जो ऊतक होते हैं वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उसका निर्माण करता है। एपिडर्मिस व वैस्कुलर ऊतक का निर्माण विशेष रूप से करता है।
पादप के अंदर इन ऊतकों का जो निर्माण होता है वो आपके सिलिकॉन के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कोशिका में जल हानि रोकने और कवकों के संक्रमण को रोकने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। कोशिका के अंदर जल हानि रोकने, कोशिका में जल हानि रोकने व कवकों का संक्रमण रोकने में भी सहायता करता है। पादप के अंदर जो जल हानि रोकी जाती है कोशिका के अंदर, उसको रोकने, साथ ही कवकों का जो संक्रमण होता है उस संक्रमण को रोकने का कार्य भी इसके द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गन्ने के अंदर इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है उसकी सक्रियता बढ़ाता है, जिसके कारण शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात पादप में गन्ने में इन्वर्टेज एंजाइम की मात्रा बढ़ाता है, जिससे गन्ने में शर्करा की मात्रा बढ़ती है। गन्ने के अंदर जो शर्करा की मात्रा बढ़ती है वो इन्वर्टेज एंजाइम के कारण बढ़ती है, और यह जो होता है ये आपके सिलिकॉन जो होता है वो गन्ने में इन्वर्टेज एंजाइम की जो मात्रा होता है उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पादप के अंदर मैग्नीशियम व आयरन आयन के कारण जो उत्पन्न होने वाले विषैले प्रभाव होते हैं उन प्रभावों को कम करने का कार्य भी आपके सिलिकॉन के द्वारा किया जाता है। मैग्नीज आयन व मैग्नीज आयन, साथ ही में आयरन जो है आपके फेरिक है आयन के कारण होने वाले विषैले प्रभाव को कम करता है। पादप के अंदर जो विषैला प्रभाव उत्पन्न होता है मैग्नीज और आयरन आयन के कारण, उस मैग्नीज और आयरन आयन के कारण उत्पन्न होने वाले विषैले प्रभाव को कम करने का जो कार्य होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? सिलिकॉन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो धान की जो उपज होती है उस उपज को बढ़ाने का काम भी सिलिकॉन का ही होता है। धान की फसल की उपज को बढ़ाता है, धान की फसल की उपज को बढ़ाता है। पादप के अंदर जो धान होता है उस धान की जो फसल होती है उस फसल की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का जो काम होता है वो सिलिकॉन के द्वारा ही किया जाता है। ये बच्चों आपके सिलिकॉन के कार्य हो गए हैं। इसके बाद अपन देखते हैं निकिल के कार्य। निकिल जो होता है वो आपके पादपों के लिए किस प्रकार से उत्तरदायी है उसके कार्य को भी अपन यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं निकिल के कार्य। निकिल के कार्यों के बारे में अपने को डिस्कस करना है। निकिल के कार्यों की यदि हम बात करें तो यह सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइजोबियम के द्वारा जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसके स्थिरीकरण में निकिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपन यहाँ नोट कर देते हैं यह नाइट्रोजन, यह सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पादप के अंदर जो सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया जो होती है वो आपके निकिल के द्वारा संपादित कर दी जाती है। इसके अलावा यह निकिल जो होता है वो दानों, फलों व सब्जियों के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो फसलों के दाने होते हैं, फसलों के दाने, फल
वह जो सब्जियां होती हैं उन सब्जियों के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर निकेल पाया जाता है। सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में निकेल पाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में निकेल पाया जाता है। दाने, फल और सब्जियों के अंदर जो पर्याप्त मात्रा होती है उस पर्याप्त मात्रा के अंदर निकेल पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, निकेल के ऐसे यौगिकों को, निकेल जो होता है वो ऐसे यौगिकों के उपापचयन में भी सहायता करता है जो पादप के यकृत, लीवर, गुर्दे आदि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य के लिए लीवर, आपके लीवर है, यकृत है, आपके गुर्दा है, हृदय है, इन अंगों के लिए जो आवश्यक यौगिक होते हैं उन यौगिकों के उपापचय की जो क्रिया होती है उसके लिए जो आवश्यक यौगिक होते हैं उसमें सहायता करता है। यह मनुष्य के लीवर, हृदय, गुर्दा आदि के, यह मनुष्य के लीवर, हृदय, गुर्दा आदि के लिए आवश्यक यौगिकों के उपापचय में सहायता करता है। अर्थात पादप के अंदर ऐसे यौगिकों के उपापचय में सहायता करता है जो मनुष्य के लीवर है, हृदय है, गुर्दे हैं, इनके लिए उपयोगी होता है। और इसी के साथ अपन देखते हैं कि निकेल विशेष रूप से हार्मोन्स, लिपिड्स और कोशिका भित्ति के निर्माण संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के अंदर भी कार्य करता है। ये क्या काम करता है? विशेष रूप से हार्मोन्स, लिपिड्स व कोशिका भित्ति निर्माण। यह लिपिड्स, हार्मोन्स व कोशिका भित्ति निर्माण के कार्यों में सहायता करता है। पादप के अंदर कोशिका भित्ति, लिपिड्स और हार्मोन्स के जो क्रिया होती हैं उसके निर्माण संबंधी कार्य होते हैं उन कार्य के अंदर निकेल सहायता करता है। ये बच्चों पोषक तत्व, जितने भी अपने आवश्यक पोषक तत्व थे उनके जो कार्य थे वो समाप्त होते हैं। कल की क्लास के अंदर, अर्थात जो नेक्स्ट क्लास लगेगी उस क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि ये पोषक तत्व जो होते हैं, ये पोषक तत्व के अभाव किस प्रकार से होता है, उन अभाव के कारण कौन कौन से लक्षण जो होते हैं वो किस प्रकार से दृष्टिगोचर होते हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।